सीपी स्टडी हब में आपका स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास को स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में आज हम मॉडर्न इंडिया के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जो कि आधुनिक भारत के इतिहास से सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 10 से 15 क्वेश्चन जरूर आते हैं, जैसे यूपीपीसीएस, आरओ एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आधुनिक भारत के इतिहास से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बार बार एग्जाम में आते हैं। तो हम आधुनिक भारत के इतिहास के एंड स्वतंत्रता आंदोलन के संपूर्ण आधुनिक भारत के इतिहास को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये मेरा वीडियो पहला पार्ट है एंड तो आज हम इस वीडियो में आधुनिक भारत इतिहास को जो है कि स्टार्ट करेंगे कि आधुनिक भारत का इतिहास कब से स्टार्ट होता है। सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे और आपको, अगर आप डेडिकेशन एंड फोकस के साथ अगर आप मेहनत करते हैं, दुनिया के कोई भी एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप अच्छे से किसी भी चीज़ की अगर आप शुरुआत करते हैं तो आप स्टार्ट करिए, उसका अंत भी करिए। अगर किसी भी टॉपिक का स्टार्ट करिए तो उसको लास्ट में उसको कंप्लीट भी करिए। तो इस वीडियो को 2 से 3 बार आप ज़रूर देखिए। इस आधुनिक भारत के कॉन्सेप्ट को समझिए, स्वतंत्रता आंदोलन को समझिए कि कैसे स्टार्ट होता है। तो आधुनिक भारत का इतिहास स्टार्ट होता है 1707 ईस्वी से स्टार्ट होता है, लेकिन औरंगजेब के मरने के बाद से 1707 ईस्वी से आधुनिक भारत का इतिहास स्टार्ट होता है। लेकिन अगर हमें आधुनिक भारत के इतिहास को अच्छे से समझना है तो इसकी शुरुआत थोड़ा पीछे से करनी पड़ेगी। उस समय यूरोपीय व्यापारियों कंपनियों के बारे में जानना पड़ेगा, जैसे पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश कब भारत में आए, जो कि ये सारा इतिहास 15वीं शताब्दी से शुरुआत होता है। तो 15वीं शताब्दी के इतिहास को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में यहाँ पे चलिए हम बात करते हैं और हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं और कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करते हैं। तो यहाँ स्टार्ट होता है यूरोपीय व्यापारियों, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो आधुनिक भारत में इतिहास में स्टार्ट होता है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो पहली यूरोपीय कंपनी, यहाँ पे हम क्विक रिवीजन करेंगे और हम कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। तो आधुनिक भारत के इतिहास को कॉन्सेप्ट यहाँ से हम समझ सकते हैं। तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, फर्स्ट यूरोपीय कंपनी का आगमन होता है पुर्तगाली, जो पुर्तगीज़ हैं, 1498 ईस्वी में आते हैं। एंड डच हॉलैंड से 1605 ईस्वी में। एंड ब्रिटिश अंग्रेज़ 1608 ईस्वी में। डेनिश 1620 ईस्वी में। फ्रांसीसी 1668 ईस्वी में। तो इसी प्रकार स्वीडिश भी आते हैं। तो ये जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन का ये क्रम है। यहाँ पे देखते हैं पुर्तगाली, जो कि पुर्तगीज कंपनी सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में भारत में आई थी। इसका अंत, ये स्टार्ट में आई, अंत में भी गई, 1961 में भारत से गई है। एंड जो पुर्तगाली हैं, प्रथम पुर्तगाली एवं प्रथम यूरोपीय यात्री जो वास्को डी गामा मई 1498 ईस्वी में अहमद इब्न मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से कालीकट केरल नामक बंदरगाह पर पहुंचा था। जो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में कालीकट में आया था, एग्जाम में पूछा जाता है। एंड 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बन जाता है। 1505 ईस्वी में जो फ्रांसीसी डी अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बन जाता है। एंड 1510 ईस्वी में अलबुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लेता है 1510 ईस्वी में। यहाँ पे देखते हैं तो विदेशी कंपनियों की स्थापना के बारे में देखते हैं कि विदेशी कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो वो सारा यहाँ पे देखते हैं। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नाम है एस्तादो द इंडिया, ये पुर्तगाल देश में, ये पुर्तगाल की कंपनी है। इसकी स्थापना 1498 ईस्वी में होती है, जो कि ये पुर्तगाल में ही स्टार्ट होती है, कंपनी की स्थापना होती है। लेकिन भारत में प्रवेश करती है, जो कि 1503 ईस्वी में ये जो है पुर्तगाली कंपनी अपनी पहली प्रथम फैक्ट्री कोची में स्थापित करती है 1503 ईस्वी में। 1503 ईस्वी में कोची में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ये 1503 ईस्वी में जो है कि इस्टेब्लिश करती है। भारत के प्रथम फैक्ट्री यहाँ पे स्टार्ट होता है, लेकिन इसकी स्थापना 1498 में पुर्तगाल में ही हो जाती है। ये बेसिकली ये यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए आए थे। ये कंपनी जितनी भी है ये ट्रेडिंग के लिए आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे। कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं था, बट ये केवल ट्रेडिंग के लिए। जैसे यहाँ पे यूरोपीय कंपनियों का आगमन का एक ही विशेष उद्देश्य था, यहाँ ट्रेडिंग करना भारत में, या यहाँ के मसालों का जो उपयोग करना और मसालों का व्यापार करना, जो कि यूरोप में ले जा करके उसको दुगने मुनाफे पर बेचना था। तो इसीलिए यूरोपयन कंपनी भारत में आए थे ट्रेडिंग के लिए। तो आगे हम देखते हैं कि ट्रेडिंग के बाद क्या होता है। जो एडमिनिस्ट्रेशन भारत में इस्टेब्लिश कर लेते हैं, जो हमारे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत में एडमिनिस्ट्रेशन अपना स्टार्ट कर देता है।
तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड जो देश इंग्लैंड की ब्रिटेन की कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नाम है गवर्नर एंड कंपनी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़, इसका नाम है, उस कंपनी का ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम था। तो यह इसकी स्थापना 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना हो जाती है, लेकिन भारत में ये प्रवेश करती है और 1613 ईस्वी में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री लगाती है। एंड जो लेकिन ये प्रवेश कर जाती है 1608 ईस्वी में, जो अंग्रेजी इंग्लैंड कंपनी है, ब्रिटिश कंपनी अंग्रेजी 1608 ईस्वी में भारत में प्रवेश कर जाती है और इसकी स्थापना 1600 ईस्वी में होती है। लेकिन पहली जो फैक्ट्री है भारत में 1613 ईस्वी में ये यहाँ पे जो है कि ये इस्टेब्लिश करती है सूरत में। नेक्स्ट है तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके बाद क्रम के अकॉर्डिंग पहले पुर्तगाली, फिर अंग्रेज, फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी आती है ट्रेडिंग के लिए भारत में। तो जो ट्रेडिंग के लिए एक कंपनी आती है तो हॉलैंड वर्तमान नीदरलैंड में पड़ता है। तो ये कंपनी 1602 ईस्वी में इस्टेब्लिश होती है कंपनी। एंड ये अपना पहला भारत में अपना पहला जो कंपनी स्टार्ट करता है, इस्टेब्लिश करता है मसूलीपट्टनम में 1620 ईस्वी में ये स्टार्ट होता है। इसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, जो कि यह कंपनी डेनमार्क की है। एंड यह डेनमार्क में 1616 ईस्वी में स्टार्ट हो जाता है, लेकिन भारत में जिसे त्रावणकोर में इस 1620 ईस्वी में स्टार्ट करता है, इस्टेब्लिश करता है कंपनी भारत में 1620 ईस्वी में। एंड फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका जो ये 1664 में इसकी स्थापना हो जाती है फ्रांस में, जो फ्रांस की कंपनी। तो सारे यूरोपी भारत आने के व्यापार करने के कारण से ये सब आते हैं और ये 1664 में फ्रांस की कंपनी इस्टेब्लिश होती है और सूरत में भारत में सूरत में 1668 ईस्वी में अपना पहला कारखाना यहाँ इस्टेब्लिश करता है फ्रांस वाला। एंड इसके बाद स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्वीडन देश के थी 1731 ईस्वी में आता है, जो कि चीन में अपना केंद्र बनाता है। भारत को छोड़ करके वो चीन में अपना केंद्र बनाता है, वहाँ व्यापार करता है, तो वो स्टार्ट वहाँ से होता है। तो फ्रांसीसी के बारे में देखते हैं। या फ्रांसीसी कंपनी हमारी 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना होती है, जो वहाँ के मंत्री काल्बर्ट के प्रयासों से फ्रांस के सम्राट लुई 14वां के शासनकाल में हुई थी। जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को कंपनी देश ओरिएंटलेस नाम से जाना जाता था, ओरिएंटलेस नामक से जाना जाता था, उनके नाम से जाना जाता था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को कंपनी देश ओरिएंटलेस नाम से जाना जाता था। तो फ्रांसीसियों का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर फ्रैंको मार्टिन था। जो प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर फ्रैंको मार्टिन था, उन्होंने 1673 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के गवर्नर फ्रैंक मार्टिन ने बेलिकोंडपुरम के सूबेदार शेरखा लोधी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त कर लिया। ये जो कि पांडिचेरी में पड़ता है, एक पुदुचेरी नामक, जिसे बाद में इसका पांडिचेरी नाम दे दिया गया था। तो टोटल पांडिचेरी की बात कर रहे हैं। तो फ्रांसीसी कंपनी 1673 ईस्वी में ही गवर्नर जो फ्रैंक मार्टिन ने वेलिकोंडपुरम के सूबेदार शेरखा लोधी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त कर लिया, जिसका बाद में इसका नाम ही पांडिचेरी पड़ा। तो वांडीवास के युद्ध 1760 ईस्वी में हो जाता है और अंग्रेज सेनापति जनरल आयरकूट ने फ्रांसीसियों को पराजित कर देता है 1760 ईस्वी में। कर्नाटक का युद्ध अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा जाता है। कर्नाटक का युद्ध है ये अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा जाता है, क्योंकि ये वहाँ ऑस्ट्रिया देश है, वहाँ के जो वायसराय बनने के लिए, वहाँ का राजा बनने के लिए ये लड़ाई होती है ऑस्ट्रिया में। तो इसी कारण से ये भारत में भी स्टार्ट हो जाता है कर्नाटक में, क्योंकि ये फ्रांसीसी अंग्रेज यहाँ पे आ चुके हैं और आपस में ही लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, अंग्रेज 1599 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जॉन मिल्डन हॉल था। जो जॉन मिल्डन हॉल था वो 1599 ईस्वी में भारत में स्थल मार्ग से आया था, लेकिन 31 दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ को
पूर्व के व्यापार हेतु 15 वर्षों के लिए व्यापारिक अधिकार दे दिया था। तो 1600 ईस्वी में ब्रिटेन के जो ये कंपनी इस्टेब्लिश होता है, तो वहाँ की जो महारानी है, महारानी एलिजाबेथ ने इस कंपनी को 15 साल के लिए ट्रेडिंग के लिए ये व्यापारिक अधिकार जो है कि वो उसको दे देता है। और उसी से 1609 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया, 1609 ईस्वी तक। और 1608 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंग सम्राट अकबर के नाम पत्र लेकर जहांगीर के दरबार आकर पहुंचे थे। तो ब्रिटेन के राजा जो जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंग सम्राट अकबर के नाम पत्र लेकर जहांगीर के दरबार आगरा पहुंचे थे। ये जो 1608 में जो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम ये जहांगीर के दरबार आगरा में पहुंचे थे हॉकिंग सम्राट अकबर के नाम पत्र लेकर। अकबर के नाम से था लेकिन जहांगीर के दरबार में आगरा पहुंचे थे। इसके बाद जो है कि 1615 ईस्वी में टॉमस रो ब्रिटेन के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में पहुंचा। जो 1615 ईस्वी में टॉमस रो ब्रिटेन के राजदूत के रूप में जो टॉमस रो है वो ब्रिटेन का था और जहांगीर के दरबार में पहुंचता है। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुआ। फलस्वरूप चार्ल्स को बम्बई उपहार के रूप में प्राप्त हुआ। तो 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट थे चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली के राजकुमारी कैथरीन से हो गया। और नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड प्रतिवर्ष के किराए पर चार्ल्स द्वितीय से बंबई को प्राप्त कर लिया। यहाँ पे हम प्लासी के युद्ध के बारे में देखते हैं कि प्लासी का युद्ध कब स्टार्ट हुआ। यह युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया। ये बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था। जो अंग्रेज़ों का जो सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव के मध्य में हुआ था। एंड उसका परिणाम ये हुआ कि अंग्रेजी सेना विजयी हुई एंड उसका भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी गई। तो इसके बाद भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का स्थापना हो जाता है। चलिए दूसरा युद्ध होता है बक्सर का युद्ध। तो ये युद्ध जो है कि 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा जाता है। ये बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ये सब मिल करके अंग्रेजों के मध्य ये लड़ाई हुआ था बक्सर का युद्ध। और वहाँ के अंग्रेजों के सेनापति जो मेन हेड था हेक्टर मुनरो था। परिणाम ये होता है कि ये भारत के लोग विजयी नहीं होते हैं और अंग्रेज इसमें अपना विनर बनता है, विजय प्राप्त कर लेता है एंड अंग्रेजों की भारत में वास्तविक सत्ता स्थापित हो जाती है। प्लासी का युद्ध होता है, उसमें भी अंग्रेज विजयी होते हैं। और बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध 1764 में एंड 1757 से फिर 1764 में होता है। प्लासी का युद्ध 1757, बक्सर का युद्ध 1764 में। दोनों में अंग्रेजी सेना विजयी रही। अंग्रेज इसमें ब्रिटिश विजयी रहा और उन्होंने अंग्रेजों की भारत में वास्तविक सत्ता स्थापित कर दी। इसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की जो प्रथम संधि होती है शाह आलम द्वितीय से होती है, जो रॉबर्ट क्लाइव द्वारा शाह आलम द्वितीय से होती है 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। और फिर दूसरी जो इलाहाबाद की जो दूसरी संधि होती है वो 16 अगस्त को होती है। 4 दिन के बाद फिर से स्टार्ट होता है और शुजाउद्दौला से होता है, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा इलाहाबाद की संधि होती है। तो कर्नाटक युद्ध, इसके बाद कर्नाटक का युद्ध स्टार्ट हो जाता है। हर जगह अंग्रेज इस्टेब्लिश करना चाहते हैं अपना शासन, अपना राज्य, अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं भारत में। तो अलग अलग पार्ट में, क्योंकि हमारे भारत में अलग अलग जगह पर महाराजा राजा निवास करते थे, अपना साम्राज्य स्थापित कर चुके थे, लेकिन बट ये भारतीय ही थे। तो वहाँ पे भी स्टार्ट होता है, कर्नाटक युद्ध स्टार्ट होता है। अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा जाता है। तो कर्नाटक के युद्ध में प्रथम कर्नाटक का युद्ध 1746 से 1748 तक ये जो है कि युद्ध होता है प्रथम। और क्यों होता है इसका मुख्य कारण था ऑस्ट्रिया के जो राजा बनने के उत्तराधिकारी का युद्ध था। और इस युद्ध की संधि की जो युद्ध है ये समाप्त होता है, एक संधि होती है जिसका नाम है एक्सला सैपेल की संधि 1748 के। इस संधि के बाद ये प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है और कोई परिणाम इसका नहीं मिलता है। द्वितीय जो स्टार्ट होता है 1749 से 54 तक चलता है, लेकिन इसका मुख्य वही कारण है कर्नाटक के जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी, इसमें अब कर्नाटक के उत्तराधिकारी का युद्ध था। कर्नाटक में अपना राज्य स्थापित करना चाहते थे। फ्रांसीसी सोचते थे कि मैं स्थापित करूं, अंग्रेज सोचता था कि मैं स्थापित करूं। तो इसके कारण से द्वितीय युद्ध लड़ा गया था।
जो फर्स्ट था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के लिए लड़ा गया था। तो उसमें क्या होता है कि एक संधि होती है, पौंडीचेरी की संधि 1755 ईस्वी में होती है। इसी के साथ ये द्वितीय युद्ध जो है कि समाप्त हो जाता है, जिसमें अंग्रेज मजबूत होते हैं और जो फ्रांसीसी हार जाती है। तृतीय युद्ध होता है। तृतीय युद्ध हमारा स्टार्ट होता है 1758 में, 58 से 63 तक चलता है, जो सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण से ये चलता है, जो पेरिस की संधि के साथ ही समाप्त हो जाता है। फ्रांस की पराजय होती है और इंग्लैंड जीत जाता है। इसके बाद मैसूर का युद्ध हो जाता है। अंग्ला मैसूर का युद्ध स्टार्ट होता है, जिसमें युद्ध स्टार्ट होता है प्रथम अंग्ला मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी तक होता है। जो मैसूर के शासक हैदर अली और बंगाल का जो गवर्नर लॉर्ड वेरेस्ट था, और लॉर्ड वेरेस्ट और हैदर अली के मध्य होता है और मद्रास की संधि के साथ ही समाप्त हो जाता है 1769 ईस्वी में। द्वितीय अंग्ला मैसूर युद्ध होता है 1780 से 1784 ईस्वी में हैदर अली और वारेन हेस्टिंग्स के साथ, जो हेस्टिंग हैं वारेन हेस्टिंग के साथ हैदर अली के साथ स्टार्ट होता है और मंगलौर की संधि के साथ ही समाप्त हो जाता है 1784 ईस्वी में, और वहाँ पे हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। और तृतीय जो अंग्ला मैसूर युद्ध होता है 1790 से 1792 ईस्वी, टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के मध्य होता है। श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ 1792 ईस्वी में ये संधि होती है, उसी के साथ ये तृतीय अंग्ला मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है। और चतुर्थ अंग्ला मैसूर युद्ध स्टार्ट होता है 1799 ईस्वी में। उस समय टीपू सुल्तान और लॉर्ड वेलेजली के साथ युद्ध होता है, जो बंगाल का गवर्नर था, और मैसूर की गद्दी पर अडियार वंश का एक बालक कृष्णराज बैठा, जिसका नाम था, और बैठा और टीपू सुल्तान की उस समय मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद स्टार्ट होता है अंग्ला मराठा युद्ध। अंग्ला मराठा युद्ध स्टार्ट होता है 1775 से 1782 ईस्वी में, और इस संधि की 1782 सालबाई की संधि के साथ ही समाप्त हो जाता है, और अंग्रेजों को सालसेट तथा एलिफेंटा द्वीप प्राप्त हुआ और प्राप्त हो जाता है। माधवराव नारायण पेशवा बना तथा जो राघोबा को पेंशन दी गई। द्वितीय अंग्ला मराठा युद्ध होता है 1803 से 1806 ईस्वी में। जो देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1803 अंग्रेजों एवं भोसले के मध्य होता है, एंड सूरजी अर्जन गांव की संधि 30 दिसंबर 1830 अंग्रेजों एवं सिंधिया के मध्य होता है, एंड राजपुर घाट की संधि 25 दिसंबर 1805 लॉर्ड वेलेस्ली के जाने के बाद जॉर्ज बार्लो द्वारा होल्कर से संधि की गई। तृतीय अंग्ला मराठा युद्ध होता है 1817 से 1818 में। पूना की संधि, ग्वालियर की संधि, मंदसौर की संधि के साथ समाप्त हो जाता है और समस्त मराठा क्षेत्र ब्रिटिश सत्ता के अधीन आ जाता है और पेशवा पद समाप्त हो जाता है। बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर भिठूर भेज दिया जाता है। भिठूर है तो जो बाजीराव द्वितीय को वहाँ का उनका साम्राज्य छीन लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, और उनको एक पेंशन के रूप में भिठूर भेज दिया जाता है। इसके बाद स्टार्ट होता है अंग्ला सिख युद्ध। अंग्ला सिख युद्ध ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से भी। प्रथम अंग्ला सिख युद्ध 1845 से 46 तक चला, जो कि सिख शासक उस समय दिलीप सिंह, जो वजीर लाल सिंह, सेनापति तेजा सिंह, और वहाँ के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग, एंड लाहौर की संधि के साथ ये समाप्त हो जाता है और अंग्रेजों ने दिलीप सिंह को महाराजा की पदवी दे देती है। एंड द्वितीय अंग्ला सिख युद्ध होता है दिलीप सिंह और गवर्नर जो जनरल थे और तो लॉर्ड डलहौजी और अमृतसर की संधि के साथ समाप्त होता है, और दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटिश ताज के पास भेज दिया जाता है। दिलीप सिंह के पास जो कोहिनूर जो हीरा होता है वो ब्रिटिश ताज के पास भेज दिया जाता है। इसके बाद गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में देखते हैं। जो वारेन हेस्टिंग 1773 ईस्वी में 1785 ईस्वी तक थे, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया और घेरे की नीति अपनाई, रिंग फेस नीति वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की वारेन हेस्टिंग, तो ये संबंधित है। तो प्रथम अंग्ला मराठा युद्ध 1775-82 में, द्वितीय अंग्ला मराठा युद्ध और सलबाई की संधि 1782 में भारत में न्यायिक सेवा का जनक माना जाता है वारेन हेस्टिंग्स को भारत में न्यायिक सेवा का जनक माना जाता है। एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस
जो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं 1786 से 1793 ईस्वी तक ये वायसराय रहते हैं। और तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध 1790-92 ईस्वी में और श्रीरंगपट्टनम की संधि में ये रहते हैं। और अस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी की शुरुआत 5 अक्टूबर 1805 को कॉर्नवालिस की मृत्यु गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुई। वहाँ पर जो कॉर्नवालिस है उनकी मृत्यु हो जाती है, वहीं पर उसकी कब्र स्थित है। और आज लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो गाजीपुर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, उसकी कब्र है। भारत में सिविल सेवा और पुलिस सेवा का जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस ही जो आज यूपीएससी दे रहे हैं, यूपीपीएससी सेवा का, सिविल सेवा का जनक माना जाता है और आईपीएस एंड आईएएस का जनक माना जाता है। स्टार्ट वहीं से हुआ था। एंड लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 ईस्वी तक, सहायक संघ की शुरुआत 1798 में होती है। एंड हैदराबाद 1798 और 1800 ईस्वी, मैसूर 1799 ईस्वी, तंजौर 1799 ईस्वी, अवध 1808 ईस्वी, पेशवा 1802 ईस्वी, भोसले 1803 ईस्वी, सिंधिया 1804 ईस्वी, चतुर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध जो होता है 1799 ईस्वी में, एवं बसीन की संधि 1802 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। द्वितीय आंग्ला मराठा युद्ध 1803 से 5 चलता है। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा स्थापित किया जाता है। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है। चलिए एक और वायसराय के बारे में देखते हैं, लॉर्ड हेस्टिंग्स। जो लॉर्ड हेस्टिंग है, तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध 1817 से 19 ईस्वी में के बाद हस्तक्षेप की नीति के द्वारा होती है। और 1818 ईस्वी में पेशवा पद की समाप्ति हो जाती है। जो पेशवा वहाँ पे जो मराठा में पेशवा बाजीराव, जैसे पेशवा शब्द की जो पदवी होती थी दिया जाता था, 1818 ईस्वी में पेशवा पद की जो उपनाम है उसको समाप्त कर दिया जाता है। और आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी में मुंबई एवं मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को टॉमस मुनरो द्वारा लागू किया जाना 1820 ईस्वी में। अवध एवं उत्तर पश्चिम राज्यों प्रांतों में महालवाड़ी व्यवस्था को लागू करना है। चलिए लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में देखते हैं। ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। 1829 ईस्वी में द्वारा सत्ता प्रथा का उन्मूलन किया जाता है, सती प्रथा का उन्मूलन किया जाता है। और 1833 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, जो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। इस प्रकार 1833 ईस्वी में भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को माना जाता है। एंड बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। लॉर्ड एलन बरो के बारे में देखते हैं। 1842 से 44 तक प्रथम आंग्ला अफगान युद्ध समाप्त होता है। सिंध को 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है सिंध को। और 1843 ईस्वी में दास प्रथा का उन्मूलन 1843 एक्ट 5 के द्वारा होता है। तो लॉर्ड एलन बरो दास प्रथा का जो जनक माना जाता है। एंड लॉर्ड डलहौजी के बारे में देखते हैं। द्वितीय आंग्ला सिख युद्ध 1848-49 के बीच में होता है। 29 मार्च 1849 को पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ और कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भेज दिया जाता है। इसका सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए जाते हैं, जैसे सतारा 1848 ईस्वी में, जैतपुर संबलपुर 1849 ईस्वी में, बघाट 1850 ईस्वी में, एंड उदयपुर को 1852 ईस्वी में, झांसी को 1853 ईस्वी में, नागपुर को 1854 में, अवध को 1856 में कुशासन का आरोप के द्वारा। तो जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही कुछ यहाँ पे भारत में डेवलप किए गए थे। भारत में रेलवे का जनक 1853 ईस्वी में प्रथम रेलवे लाइन बम्बई के थाड़े के बीच में 34 किलोमीटर पर रेल का परिचालन 1854 ईस्वी में कलकत्ता और रानीगंज के मध्य दूसरी रेल बनी। भारत में पहली बार PWD सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की गई और इसी में जो PWD की स्थापना हुई लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही किया गया था। लॉर्ड कैनिंग 1856-58 के बीच में भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम
जो स्टार्ट होता है। 1857 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास में 3 नए विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है लॉर्ड कैनिंग के राज्यकाल में। एंड कंपनी के शासन का अंत हो जाता है एंड मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया उसी समय। एंड लॉर्ड मेयो 1869 1872 ईस्वी। 1871 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनाया गया। पुरातत्व जो सर्वेक्षण विभाग है 1871 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के द्वारा बनाया गया। और 1865 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसकी स्थापना 1865 ईस्वी में होती है लॉर्ड मेयो के राज्यकाल में। भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 ईस्वी में हुई। जो जनगणना पहली बार हुई थी ये लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था 1872 ईस्वी में। लॉर्ड लिटन के बारे में देखते हैं 1876 से 1880 तक। और अब ये 1878 ईस्वी में रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग की नियुक्ति हुई। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 पारित। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इस एक्ट को आकाश से होने वाला वज्रपात कहा। द्वितीय आंग्लो अफगान युद्ध 1878 ईस्वी में हुआ तथा वैधानिक जनपद सेवा का गठन किया गया 1878 ईस्वी में। सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 कर दी गई। चलिए लॉर्ड रिपन के बारे में देखते हैं। लॉर्ड रिपन 1880 से 84 ईस्वी नियमित जनगणना जो 1881 ईस्वी में शुरू हुई और स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया 1882 ईस्वी में। इसलिए रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया। विलियम हंटर की अध्यक्षता में 1882 ईस्वी में शिक्षा आयोग का गठन हुआ। शिक्षा आयोग का गठन 1882 ईस्वी में ही हो गया था, विलियम हंटर के द्वारा हुआ था, जो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1882 ईस्वी में समाप्त हो गया। 2 फरवरी 1883 ईस्वी में यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए प्रस्तावित इल्बर्ट बिल विवाद हुआ। यह श्वेत विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध है। इल्बर्ट बिल श्वेत विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध है। लॉर्ड डफरिन के बारे में देखते हैं। ये 1884-86 के बीच में थे, तो इन्होंने क्या किया चलिए यहाँ देखते हैं। डफरिन के समय ए.ओ. होम के द्वारा 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे स्थापना होती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए.ओ. होम के द्वारा किया जाता है। 1887 ईस्वी में डफरिन के कार्यकाल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में हो जाती है और लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में होता है। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में गठित आयोग, कुछ आयोग हैं। 1900 में अकाल आयोग का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष सर एंटोनी मैकडोनाल्ड हुए। इसके बाद 1901 ईस्वी में सिंचाई आयोग की स्थापना होती है। सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ यहाँ के अध्यक्ष होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं। 1901 ईस्वी में रेलवे आयोग की स्थापना होती है और टॉमस रॉबर्टसन रेलवे आयोग के अध्यक्ष होते हैं 1901 ईस्वी में। 1902 ईस्वी में पुलिस आयोग की स्थापना होती है। एंड्रयू फ्रेजर वहाँ के अध्यक्ष बनते हैं। 1902 ईस्वी में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना होती है। सर टॉमस रैले यहाँ के अध्यक्ष बनते हैं। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को कर्जन ने शिमला में बंगाल विभाजन की घोषणा की तथा सितंबर 1905 में ब्रिटिश सम्राट ने इसकी स्वीकृति एक्सेप्ट कर लिया। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905-1910 ईस्वी तक। 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। जो सूरत अधिवेशन के बाद कांग्रेस का विभाजन, मार्ले मिंटो सुधार के तहत पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई लॉर्ड मिंटो द्वितीय के द्वारा। लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में मार्ले मिंटो सुधार के तहत ये पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की जाती है। लॉर्ड
लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो थे इसमें 1910 से 1916 ईस्वी में दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की गई तथा राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कर दी गई 1911 ईस्वी में। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बन गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये यहाँ पे कि 1912 में ही दिल्ली भारत की राजधानी बन जाती है और 23 दिसंबर 1912 में को दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। इस कांड में भाई बाल मुकुंद को सजा दी गई। चलिए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1916-1921 ईस्वी में 20 अगस्त 1917 के सुधारों के घोषणा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा के नाम से प्रसिद्ध है। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 ईस्वी एकमात्र यहूदी वायसराय 1922 ईस्वी में सर्वप्रथम ICS की परीक्षा लंदन एवं इलाहाबाद में आयोजित हुई 1922 ईस्वी में। ये पहली बार लॉर्ड रीडिंग जो है कि यहूदी वायसराय बने थे। एंड 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। नेक्स्ट है लॉर्ड इरविन के बारे में देखते हैं। 1926 से 1931 ईस्वी तक रहे। देसी रियासतों के संबंध में 1927 ईस्वी में हार्टोग बटलर समिति की नियुक्ति हुई। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। लॉर्ड इरविन के शासनकाल में हुआ। लॉर्ड लिथगो 1936-1944 ईस्वी में पहला प्रांतीय आम चुनाव 1936 से 37 ईस्वी में संपन्न हुआ, जिसमें 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में अंग्रेजों ने सरकार बनाई, 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत की तथा 2 प्रांतों में गठबंधन की सरकार बनाई। 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया। गांधी जी ने इसको निर्णय को पोस्ट डेटेड चेक कहा। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति प्रारंभ हुआ, जिसमें करो या मरो का नारा दिया गया। लॉर्ड वेवेल के बारे में देखते हैं। 1944 से 1947 ईस्वी शिक्षा सुधार हेतु जो सार्जेंट योजना 1944 ईस्वी की घोषणा की गई। वेवेल योजना 1945 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट इटली ने घोषणा की कि भारत को जून 1948 तक सत्ता सौंप देंगे। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 1948 भी। लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं वायसराय थे तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित हुई, जिसमें भारत विभाजन की रूपरेखा थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन नियुक्त हुए। सी राजगोपालाचारी 1948 से 1950 भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। ब्रिटिशकालीन भू राजस्व व्यवस्था जो थी, अस्थायी बंदोबस्त, जमींदारी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, ये 1793 ईस्वी में, 1820 ईस्वी में, 1822 ईस्वी में महालवाड़ी। जो 1973 में अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, और बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस खंड, उत्तरी कर्नाटक और ब्रिटिश भारत का 99% भूभाग और भूमि अधिकृत जो जमींदार को दे दिया गया और ब्रिटिश शासन को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदार को थी। और रैयतवाड़ी में 1820 ईस्वी में टॉमस मुनरो, बम्बई, मद्रास, असम, ब्रिटिश भारत का 51% भूभाग एंड भूमि का मालिक किसान ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने के जिम्मेदार थे। जिम्मेदारी जो दी गई थी ब्रिटिश सरकार को, राजस्व देने की जिम्मेदारी किसान की थी। और महालवाड़ी, हाल्ट मैकेंजी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, पंजाब, ब्रिटिश भारत का 30% भूभाग, भूमि पर गांव का अधिकार, ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को थी। तो ये जो भी वहाँ रेवेन्यू होता था, जो राजस्व होता था, वहाँ के मुखिया को अधिकार था महलवाड़ी में, एंड रैयतवाड़ी में वहाँ के किसान का था, और अस्थायी बंदोबस्त वहाँ के जो जमींदार थे उनको देना था।
ब्रिटिशकालीन समितियां जो यहाँ पे समितियां जो गठन किया गया था, आयोग का गठन किया गया था, तो इसमें इनाम आयोग 1852 ईस्वी में, इसके अध्यक्ष जो इनाम था और लॉर्ड डलहौजी वायसराय थे और उद्देश्य इसका था भूस्वामियों की संपत्ति उपाधियों की जांच हेतु। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 ईस्वी इसका आयोग हुआ। सर चार्ल्स वुड यहाँ के अध्यक्ष बने। लॉर्ड डलहौजी वायसराय थे और भारत की भावी शिक्षा की रूपरेखा तैयार करना। स्ट्रेची आयोग 1878 ईस्वी में रिचर्ड स्ट्रेची के द्वारा लॉर्ड लिटन वायसराय और अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु। हंटर आयोग की विलियम हंटर द्वारा लॉर्ड रिपन अध्यक्ष वायसराय और शिक्षा की प्रगति के पुनर्वलोकन के लिए। हरसेल समिति 1893 हरसेल द्वारा लॉर्ड लैंसडाउन टकसाल संबंधी सुझाव देने हेतु। जो मैकडोनल आयोग 1900 ईस्वी में सर एंटोनी मैकडोनल एंड लॉर्ड कजन वायसराय जो दुर्भिक्ष पर स्ट्रेची आयोग की रिपोर्ट पर अपना सुझाव देने हेतु। मनक्रीक आयोग 1901 ईस्वी में सर वोल्विन स्कॉट मनक्रीक एंड लॉर्ड कर्जन वायसराय सिंचाई योजना स्टार्ट हो जाए। सिंचाई योजना जो हेतु है उस सारे देख रेख करने के लिए। जो फ्रेजर आयोग है सर डब्ल्यू फ्रेजर द्वारा 1902। लॉर्ड कर्जन वायसराय पुलिस प्रशासन की कार्य पद्धति की जांच करने के लिए फ्रेजर आयोग की स्थापना की गई थी। एंड सैडलर आयोग की स्थापना माइकल सैडलर के द्वारा हुआ था और ये कलकत्ता विश्वविद्यालय की कार्य प्रणाली वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड वहाँ के वायसराय। और 1917 ईस्वी में एंड बटलर समिति जो है कि लॉर्ड इरविन ब्रिटिश परम सत्ता और देसी राज्यों के अच्छे संबंध स्थापित करने से संबंधित था। तो आज हमने पहले पार्ट को आधुनिक भारत के इतिहास के पहले पार्ट को डिस्कस कर लिया है। तो दूसरा पार्ट हमारा नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखें और जो भी है किसी भी हमारे जो आने वाले एग्ज़ाम हैं